आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में हम लेकर आते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स। कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज़ घटे हैं, बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन को शुरू हुए समझिए 6 महीने से ज़्यादा हो ही गए हैं और वैक्सीन का इंतज़ार भी तो इसीलिए ही था ताकि इस कोविड एरा से बाहर निकले या बैक टू नॉर्मल हो जाए सब। वैसे तो सभी ग्रुप्स के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन इन सब में एक ग्रुप है जिसे ज़्यादा कंसिडरेशन की ज़रूरत है। वो ग्रुप है इम्यूनो सप्रेस्ड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। ऐसे पेशेंट्स की संख्या कुछ छोटी मोटी नहीं है। दुनिया भर में ऐसे पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस आंकड़े से समझिए कि अमेरिका में 18 to 64 ईयर्स के 6.2% लोग जो हैं वो वीक इम्यून फंक्शन से जूझ रहे हैं। वहीं 2.6% बच्चे इससे पीड़ित हैं। इम्यूनोसप्रेशन की व्यापकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि कई लोग कैंसर, HIV से जूझ रहे हैं और उन्हें अक्सर ऐसे इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। तो आज बात ऐसे ही मरीजों पर और उनके लिए क्या प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। आज बात मरीजों पर इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक स्टडी में कहा गया है कि ऐसे पेशेंट्स को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये बहुत लंबा टिकती है और साथ ही ये भी कहा गया है कि इन मरीजों में वेरिएंट्स और घातक हो जाता है। और सबसे अहम बात तो ये भी है कि इन पेशेंट्स को जब ठीक होने में इतना टाइम लगता है तो वायरस को और वक्त मिल जाता है ज़्यादा घातक और जानलेवा होने का। वो इतने लंबे समय तक रह के और स्ट्रांग हो जाते हैं और ऐसे मरीज़ इन्हें झेल नहीं पाते। इस स्टडी में कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि कैसे वायरस म्यूटेट होता है ऐसे मरीज़ों में, इसकी सिवियरिटी को कैसे कम किया जा सकता है, इन मरीज़ों को बचाया कैसे जा सकता है। स्टडी को और जानने और समझने के लिए मैंने बात की यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर अवरिल वत्स से और उनसे सबसे पहले तो यही पूछा कि इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स में कोविड का प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन यानी लंबे इन्फेक्शन होने का खतरा क्यों ज़्यादा होता है। जी, ये देखिए, जो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स हैं उसमें उसका मतलब ये है कि उनकी जो इम्यूनिटी है उसको किसी न किसी कारणवश हमने सप्रेस किया हुआ है ताकि जो इम्यून रिएक्शन है वो माउंट ना कर सके। जो हमारी बॉडी है उसके कई क्लिनिकल मेडिकल कारण होते हैं, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उसका जो कंसिक्वेंस ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाती। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो रिएक्ट नहीं कर पाती तो दूसरी साइड अगर हम ध्यान से सोचें, अगर हम याद करें, जो कोविड है उसमें जो लोगों को परेशानी होती है, जो हम स्टॉर्म की भी बात करते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण जब ज़्यादा परेशानी होती है तो वो इसलिए होती है कि जो हमारा इम्यून रिएक्शन है कोरोना वायरस के अगेंस्ट वो बहुत बड़े लेवल पे माउंट अप हो जाता है और वो हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण सीवियर डिजीज़ होती है, हॉस्पिटलाइजेशन होती है और डेथ भी होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड केसेस में वो जो साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी चीज़ है वो नहीं हो पाती है क्योंकि एज आई सेड कि जो इम्यूनिटी का जो रिएक्शन है वो माउंट अप नहीं होता। तो इसीलिए इसमें ना तो वायरस को ही मारा जा सकता है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स होते हैं उसमें कोरोना वायरस को भी मारना मुश्किल होता है, और कोरोना वायरस का जो रिएक्शन है उसके चलते जो इम्यून रिएक्शन बॉडी जनरेट करती है वो भी नहीं होता। तो उसके चलते जो वायरस है वो ऐसे मरीजों में काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है और लंबे समय तक रहने के कारण ऑब्वियसली जो वायरस है वो भी इम्यून जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट लड़ाई जारी रखेगी। और ये जो मैं लंबे समय की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली तो देखिए 10-15 दिन में जो है पूरा खेल इस पार या उस पार हो जाता है, लेकिन इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स में पाया गया है कि जो वायरस है कई में तो 100-110 दिनों तक भी ये वायरस उनमें पाई गई है। तो इतने लंबे समय तक वायरस जो है बॉडी में रहती है और एक्टिव रहती है। जी डॉक्टर, तो जिस स्टडी की हम बात कर रहे हैं उनकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं? देखिए, मोटा मोटा हम कहें कि फाइंडिंग्स क्या है, वो बेसिकली एक रिव्यू स्टडी है। तो अलग अलग पेपर्स पे उन्होंने देखकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स हैं उनमें जो वायरस है जब जैसे वो लंबे समय तक रहती है उसका जो एवोल्यूशन है
उसका जो अडेप्टिव एवोल्यूशन है, जो वो अपने आप में चेंजेस करती है, म्यूटेशंस करती है, वो उसकी स्पीड, उसकी तीव्रता और उसके जो लेवल्स जंप करती है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसके चलते जो एवोल्यूशन है वायरस का वो क्विक हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि एक साइड तो वो ट्रांसमिसिबल भी ज़्यादा बन सकती है, दूसरी साइड वो इम्यूनिटी को इवेड करने के जो तरीके हैं, इम्यूनिटी से बचने के जो तरीके हैं, वो भी अपने जीनोम के अंदर डेवलप कर लेती है। और ये म्यूटेशंस जो हैं 25-30 से लेकर 40-50 तक की म्यूटेशंस ऐसे पेशेंट्स में पाई गई इन कोरोना वायरस में। और ये वो म्यूटेशंस हैं जो कि आगे चल के जो हमारे स्ट्रेन्स ऑफ कंसर्न कह लीजिए, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कह लीजिए, उनमें ये जो है वो पाई गई। तो ये मोटी मोटी फाइंडिंग्स थी इस रिव्यू में जो इन्होंने देखी अलग अलग पेपर्स में। अब जैसे कि सर ये जो स्टडी है इसमें ये बातें कही गई हैं जैसे कि इन पेशेंट्स में वायरस का जो म्यूटेट होना है वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है, तो इसके पीछे की क्या वजह है जो इस स्टडी ने भी कहा है, इससे जुड़े क्या चैलेंजेस हैं? जी, इन पेशेंट्स में जो वायरस जैसे मैंने पहले कहा जो म्यूटेट होती है तो उसका जो एवोल्यूशन है वो बहुत क्विक हो रहा है। एक तो ये बात है, दूसरा है कि जो साइट्स हैं, अलग अलग साइट्स हैं जहाँ पे वो इवॉल्व कर रही है, जहाँ पे वो चेंजेस कर लेती है, वो साइट्स स्पाइक प्रोटीन्स भी हैं और वो साइट ऐसी भी हैं जिससे वो जैसे हम कहें कि सेल्स के साथ अटैच करती है। तो जब ऐसी साइट्स पे वो म्यूटेशन होती है तो उसका मतलब ये है कि वायरस को एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज मिल जाती है कि वो ज़्यादा फैल सकती है या वो ज़्यादा घातक बन सकती है। और इसके चलते जो चैलेंजेस हैं वो यही हैं कि जैसा हम देख रहे हैं कि वायरस काफ़ी घातक होकर भी सामने आती है और दूसरी तरफ वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल भी हो जाती है। हालांकि हमने अभी ये नहीं देखा कि जो इम्यूनिटी है उसको कितना इवेड करती है। जो साइट्स हैं वायरस के ऊपर जिसमें ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि वो एंटीबॉडीज से बच जाए, वायरसेस जो हैं बच जाएं, उनमें भी म्यूटेशंस पाई गई हैं ऐसे पेशेंट्स की जिनमें जब ये वायरस रही है। तो उसका मतलब ये है, अब इन सब चीज़ों का मतलब यही है कि वायरस और स्ट्रॉन्ग होकर निकल रही है अलग अलग क्राइटेरिया से, ट्रांसमिसिबिलिटी से, फैलने से, घातकता से और इम्यूनिटी से बचने के लिए। इन तीनों एंगल से ही वो बेहतर होकर निकल सकती है इम्यूनो सप्रेस पेशेंट्स में। इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी नॉर्मल है उनमें भी ये चीज़ें वायरस जो है वो म्यूटेट होती है, लेकिन उनमें वायरस के पास इतना समय नहीं होता कि वो इतनी जल्दी इतने बड़े लेवल के जंप, एवोल्यूशनरी जंप जो है वो कर सके, क्योंकि जैसे इम्यूनो कॉम्पिटेंट जो लोग होते हैं वो 10 या 15 दिन में या इस पार या उस पार हो जाता है, या वायरस खत्म हो जाती है या अनफॉर्चुनेटली इंसान खत्म हो जाते हैं। तो उनमें फिर इतने चेंजेस जो है इतने क्विकली नहीं होते, लेकिन होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इम्यूनो सप्रेस पेशेंट्स में, जो वायरस ऐसे घूमती है कि वो और स्ट्रांग हो जाती है अलग अलग स्टेप्स पे। जी, इस स्टडी में कुछ केस रिपोर्ट्स भी हैं सर, जब मैं पढ़ रही थी तो जो बताती हैं कि इन मरीज़ों में जो वायरस का म्यूटेशन होता है उसका पैटर्न किस तरीके का होता है, तो अगर आप एग्जांपल के साथ इसे समझा सकें। जी, पैटर्न जो है म्यूटेशन का मतलब अलग अलग पेशेंट्स में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उसमें सिमिलैरिटीज़ भी बहुत है। अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूं तो एक पेशेंट थे जो उनकी जो उनमें एक तकरीबन 150 दिनों तक, 152 दिनों तक ये कोरोना वायरस उनके शरीर में रही, और उन 152 दिनों में जो पाया गया उसमें तकरीबन 50 के करीब जो थी म्यूटेशंस होती हैं। उसमें टेक्निकली स्पीकिंग उसमें 31 के करीब एक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, एक एरिया में रिप्लेसमेंट जिसको हम कह रहे होती हैं, उसमें दो चार जो है डिलीशंस होती हैं कि एक एरिया जो है वो निकल ही गया है जीनोम में से। 12 के करीब जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें म्यूटेशंस पाई गई, जो कि हमें मालूम है स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट वैक्सीन जो है काम करती हैं, और स्पाइक प्रोटीन का बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है वायरस की लाइफ साइकिल में, आप कह लीजिए। उसके बाद 7 के करीब ऐसी जगह पर जिसको हम रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन्स कहते हैं, उसके हिस्सों में 7 के करीब ऐसी म्यूटेशंस होती हैं 7 सेगमेंट्स में, कि जो कि
जो वायरस है उसको इम्यूनिटी को इवेड करने का, इम्यूनिटी से बचकर निकलने में जो साइट्स हैं वो मदद करती हैं, उनमें उनके 7 सेगमेंट्स में म्यूटेशंस पाई गई। तो ऐसा ही दूसरा पेशेंट भी थे जिनको तकरीबन 101 दिनों तक उनमें वायरस रही और उनमें तकरीबन 23 अलग अलग टाइम पॉइंट्स पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई और उसमें भी सिमिलर पैटर्न था, लेकिन उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी गई कि पहले 2 महीनों में तो कुछ ज़्यादा म्यूटेशंस नहीं आई, लेकिन उसके बाद म्यूटेशंस बढ़ गई और स्पेशली जब पेशेंट को कन्वेलेसेंट प्लाज्मा दिया गया, तकरीबन 63 और 65वें दिन उनको कन्वेलेसेंट प्लाज्मा, जो हम पहले प्लाज्मा थेरेपी देते थे, तो वो दिया गया। तो उसके बाद जो म्यूटेशंस बहुत रैपिडली शिफ्ट हुई और उसमें फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई और उसके चलते अलग अलग वेरिएंट्स बने उस पेशेंट में और उसमें मतलब 90, 93 और 102 दिन पे जब देखा गया तो स्पाइक प्रोटीन में काफ़ी म्यूटेशंस पाई गई और उसी से ही हमें मालूम चला कि जो प्लाज्मा है वो वायरस को म्यूटेट होने में हेल्प कर सकता है और कर रहा है और वो वायरस उससे स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। तो ये एग्जांपल्स हैं, जनरली स्पीकिंग और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये मोटे मोटे एग्जांपल्स हैं जो हमें पैटर्न भी बताती हैं और बताती हैं कि कैसे वायरस जो है स्ट्रॉन्ग हो सकती है इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स में लंबे समय तक रहकर। जी, जैसे डॉक्टर अब ग्लोबली तो ऐसे मरीज़ बहुत सारे हैं और कोविड की वजह से इनका जो इन्फेक्शन है वो भी लंबा जूझना पड़ता है इन्हें। तो ऐसे में किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि जो सिवियरिटी है उसको कम किया जा सके इन मरीज़ों में? जी, स्ट्रेटजीज जो हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए वो बेस्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल्स जो कि दूसरे लोगों के लिए भी हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले तो जो हम कहें कि ट्रांसमिशन है उसको रोकने के लिए मास्क्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि हम जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है उसको रोक सकें। सेकेंडली, जो वैक्सीनेशन है ऐसे पेशेंट्स की जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं वो ज़रूर टाइमली हो जानी चाहिए और जो वैक्सीनेशन के बाद जो एंटीबॉडी जनरेशन है और जो सेलुलर इम्यूनिटी के जो फॉर्मेशन हम कह लीजिए, रिएक्शन कह लीजिए, वो भी इन्वेस्टिगेट करके हमारे सामने होना चाहिए कि उनमें कितना वैक्सीन के बाद उनमें कितनी जो इम्यूनिटी है वो तैयार है वायरस से लड़ने के लिए। तो दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। आम पब्लिक में हम इसको रिकमेंड नहीं करते, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा कि जो ऐसे पेशेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो सराउंडिंग में उनके रहते हैं वो डेफिनेटली 2 डोजेस के साथ मिनिमम वैक्सीनेट हो जाने चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से और वो जो हैं लोग जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो साथ में रहते हैं वो उनसे जो हम कहें कि जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है या मास्किंग है उसकी भी यूज़ प्रॉपर करें, क्योंकि जो वायरस है अगर पेशेंट जो है इम्यूनोसप्रेस पेशेंट इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वायरस उनमें काफ़ी देर तक रह सकती है और जो हेल्दी इंडिविजुअल्स उनके अराउंड रहेंगे वो उस वायरस को कम्युनिटी में स्प्रेड करने में बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली रोल अदा कर सकते हैं। तो उनका इम्यूनाइज होना भी बहुत ज़रूरी है और उनको जो प्रिकॉशंस हैं वो लगातार लेते रहने चाहिए। उसमें बच्चे भी हैं अगर, तो उनमें भी इम्यूनाइजेशन देने का जो स्ट्रेटजी है वो हमें ओपन रखनी चाहिए, क्योंकि एनीवन अराउंड देम कैन ट्रांसमिट द डिजीज़ ईदर वे, उनसे बाहर कम्युनिटी की तरफ और कम्युनिटी से वापस उनकी तरफ। दूसरी एक और स्ट्रेटजी में का मैं मेंशन करूं तो जो जैसे भी बूस्टर डोजेस की बात हो रही है तो वो भी उस पर भी काम होना चाहिए और बूस्टर डोजेस जितनी जल्दी से जल्दी हो सकें, अगर वो उनका एविडेंस है ऐसे पेशेंट्स में यूज़फुल होने का, तो वो इन पेशेंट्स में दी जानी चाहिए जो कि इम्यूनोसप्रेस्ड हैं। और लास्टली, क्योंकि नए नए स्ट्रेन्स हैं और नए स्ट्रेन्स नई चैलेंजेस, नई जो इम्यून इवेजन लेकर आ रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन्स की अपडेटेड वर्जन्स बन रही हैं वो जल्दी से जल्दी ऐसे पेशेंट को सबसे पहले दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है वो अगर और ऐसे बढ़ती रही और स्ट्रॉन्ग होती रही तो वो सभी के लिए खतरे की बात है। एंड लास्टली कि जो ये पेशेंट्स हैं इम्यूनोसप्रेस्ड, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड ऐसे पेशेंट्स हैं, उनके लिए खास हिदायत ये भी है कि अगर उनको इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए आइसोलेशन का पीरियड एक 10 दिन या 14 दिन का ही नहीं है,
वो पीरियड क्लियरली तब तक होना चाहिए जब तक वो वायरस की शेडिंग बंद कर नहीं हो जाती और उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए। जैसे हम बाकी इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोग हैं जो जिनमें इम्यूनिटी ठीक है, उनमें हम कहते हैं कि 10 दिन बाद या 14 दिन बाद यू आर गुड टू गो और आपको दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है कि आप में वायरस है कि नहीं है। लेकिन जो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स हैं उनमें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए कि हाँ अब ये वायरस जो है इनके सिस्टम से निकल चुकी है, ओनली देन दे कैन कम आउट ऑफ आइसोलेशन। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट से वायरस को बाहर आने में और वायरस को उनके अंदर जाने में। लेकिन ये चैलेंजिंग है, लेकिन दीज आर द की थिंग्स। क्या कुछ थेरेपीज़ में भी बदलाव की ज़रूरत है इन पेशेंट्स के लिए, और हमारे पास कैसी थेरेपीज़ अभी फ़िलहाल मौजूद है? जी, अगर थेरेपीज़ के एंगल से सोचें इन पेशेंट्स में जो कि इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, तो उनके लिए हम थेरेपीज़ का क्या नया रूप है जो हम देख रहे हैं। तो उसमें दो चीज़ें हैं जो स्टैंड आउट कर रही हैं। पहली तो है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, कुछ इस तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ डेफिनेटली आ रही हैं जो कि हेल्प करती हैं वायरस को फाइट आउट करने में और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में, और वो प्रिवेंटेटिव एंगल से दी जा सकती हैं कि वो 1 महीना 2 महीने के लिए वो बचाव कर सकती हैं। और ये जो ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं कॉम्बिनेशन में भी आती हैं, 1-2 को आप मिक्स भी कर सकते हैं, जो कि एक वायरस के खास एरिया को टारगेट भी कर सकती हैं अगर वायरस का उन पे अटैक होता है तो। और ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स को भी दी जानी चाहिए जो कि काफ़ी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। और सेकेंडली जो एज आई सेड पहले की फैमिली मेम्बर जो हैं उनके सराउंडिंग जो कि उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनको भी ये प्रोफिलेक्टिकली देने की जो है स्टडीज़ भी चल रही हैं। कई जगह पे इनको भी देखा गया है। आई थिंक 200-250 पेशेंट्स में भी देखा गया है। तो दैट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और ये स्ट्रेटजी आगे चलकर इस पे काफ़ी होप है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक हो या कॉम्बिनेशंस में हो जो कि ऐसे पेशेंट्स में थेरेपीज़ के काम में काम आ सकते हैं। दूसरी बात है जो एंटी वायरल ड्रग्स हैं, काफ़ी एंटी वायरल ड्रग्स पहले भी ट्राई की जा चुकी हैं, फेविप्राविर जैसे हम काफ़ी सुना है हमने। और एंटी वायरल ड्रग्स हैं जो अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो कि वायरस की रेप्लिकेशन और वायरस के लोड को कम करते हैं। और अगेन वो भी क्लिनिकल ट्रायल्स में है। ऐसी एंटीवायरल ड्रग्स जो कि वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकती हैं, बहुत कारगर हो सकती हैं इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स में। जैसा कि हम पहले अगर ध्यान से सोचें कि इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट में वायरस मल्टीप्लाई होती रहती है और 100-150 दिनों तक होती रहती है। तो अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकें, उसको रोक सकेंगे इस स्टेज पे, तो नए वेरिएंट्स नहीं आएंगे या स्लो हो जाएगा उनकी नए वेरिएंट्स की डेवलपमेंट। सो वो एक थेरेपी है जो कि काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स में। एंड ऑफ कोर्स जो वैक्सीन्स हैं वो तो प्रिवेंटेटिव हैं ही, और जो फिजिकल बैरियर्स हैं वो भी हेल्प करते हैं। और अगर डॉक्टर मान लीजिए कि ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो है देश जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पेशेंट्स पर, जो भी वहाँ पे हैं पेशेंट्स, तो अगर ये इम्प्लीमेंट की जाती है स्ट्रेटजी, तो क्या वो काम भी कर रही हैं या नहीं, ये कैसे अश्योर किया जाएगा? देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में तो ये जो स्ट्रेटजी है या थेरेपीज़ हैं ये डेफिनेटली हेल्प तो कर रही हैं, उन्होंने या दिखाया है उसमें। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ जो नए वेरिएंट्स हैं वो इम्यूनिटी को या इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को से बच भी रहे हैं। तो वो एक ऑन गोइंग, जैसा हम कहें कि जद्दोजहद तो चलती रहेगी साइंस की और वायरस की, जब तक हम इस पर पूरी तरह काबू नहीं पा लेते। लेकिन हाँ, होपफुल रिजल्ट्स ज़रूर आ रहे हैं। इसको हम इंश्योर इसीलिए ऐसे ही कर सकते हैं कि रेगुलर टेस्टिंग होगी इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स में देखने के लिए कि वायरस जो है वो फैल तो नहीं रही है, वायरल लोड कितना है, और उसमें उनमें जो डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे क्या सीक्वेंस है, जीनोमिक सीक्वेंस है इन वायरसेस का। तो ये स्टेप्स तो चलते रहेंगे, तभी हम मालूम रहेगा कि जैसा आपने पूछा कि हम कैसे इंश्योर करें कि चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं। उसका एक ही तरीका है कि हमें डिटेक्शन लेवल इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी जो मैं कहूँगा कि चौतरफा या बहुमुखी स्ट्रेटजी जो है वो साथ में हम करेंगे, तो और टेस्ट करते रहेंगे कि उनका बॉडी का क्या रिएक्शन है, इम्यूनिटी का क्या रिएक्शन है, वायरस का कितना लोड है। ऑल दिस थिंग्स टुगेदर कैन ओनली इंश्योर कि जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो काम कर रही हैं, और हम
और वेरिएंट्स जनरेट होने से अगर हम बचा पा रहे हैं। जी डॉक्टर, बस जाते जाते एक सवाल ये कि स्टडी की इम्पोर्टेंस जो है वो आने वाले दिनों में आप कैसे देखते हैं, और क्या कोई लिमिटेशन भी है जब आप इस रिसर्च को पढ़ रहे थे तब? देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस तो ये जो एज ए सेड ये सिंगल स्टडी तो नहीं है, लेकिन मल्टीपल स्टडीज़ को लेकर इन्होंने एक छोटा सा रिव्यू किया है। और इसमें हमने एक दिन पहले जो बात की थी कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है इंडिया की, जो स्टडी थी उसमें देखा था कि जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पॉपुलेशन ले लीजिए, उनमें एक एक इंसान में इंट्रा होस्ट वेरिएशन जो है वायरस की, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब 2-4 महीने में वही जो वेरिएशंस जो एक होस्ट के अंदर दिख रही थी, वो स्ट्रेन्स जो हैं वो फैले हुए थे। तो अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट से या इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों से हम नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो जो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स हैं तो उनमें से तो वेरिएंट्स कई आ रहे होंगे और हमने उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा, क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो है, अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत ही कम है। 0.1% के करीब, 0.18% जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं उसमें से सिर्फ 0.18% केसेस पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुई है, जो भी ये 2-3 दिन पहले जो डेटा रिलीज किया गया इंडिया से। अगर इसको कंपेयर करें तो यूके में तकरीबन 10% है और डेनमार्क में तो ऑलमोस्ट 100 नहीं तो 90-95% से तो ऊपर है ही जनवरी 2021 से। तो इसकी इम्पोर्टेंस या इस रिव्यू की इम्पोर्टेंस यही है कि वी आर प्रोबेबली मिसिंग अ लॉट। अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों से हम इतने वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो जो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स हैं जिसमें ये बहुत लंबे समय तक रह सकती हैं और नए और एवोल्यूशन में जंप करती है वायरस, तो वहाँ से तो और भी ज़्यादा आएंगे। तो इसकी सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन यही है कि नए वेरिएंट्स जो कि तेज़ी से फैल सकते हैं, जो कि घातक हैं और जो कि इम्यूनिटी को बच से निकल सकते हैं, ऐसे वेरिएंट्स आने का खतरा जो है वो बना रहेगा। और वो सिर्फ इम्यूनो सप्रेस से नहीं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट से भी हो सकता है टेक्निकली, लेकिन इम्यूनो सप्रेस से होने का उसका खतरा ज़्यादा बड़ा है। इस रिव्यू की लिमिटेशन ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ केसेस को देखा गया पेशेंट्स को, वो बहुत कम थे, 1-2 और लेकिन उनको लंबे समय तक देखा गया। तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन हमें ये स्टडी ये नहीं बताती कि ऐसा एक्चुअली में हो रहा है और किस लेवल तक हो रहा है। हमें ये नहीं मालूम है कि मान लीजिए अगर 15 पेशेंट्स में 15 इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स में वायरस 100 दिन तक रहती है, तो कितने वेरिएंट्स आ सकते हैं और वो वेरिएंट जो है कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो ये जो क्वांटिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो स्टडी से हमें नहीं आती, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ ये सामने रख रही है स्टडी के, द पॉसिबिलिटीज़ के नए वेरिएंट जो कि एवोल्यूशन जंप कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा जंप कर चुके हैं एक ही पेशेंट में, दोज कैन कम आउट इन द पब्लिक, दोज हैव कम आउट इन द पब्लिक। जो नए वेरिएंट्स आते हैं वो पुराने वेरिएंट से, उनमें म्यूटेशन 3-3, 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा हुई होती हैं और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए होते हैं। चाहे हम कैंट वेरिएंट की बात करें या इंडिया में जो डेल्टा वेरिएंट की बात करें, तो या जो फर्स्ट सबसे पहले वाला था वहाँ, तो इसमें जो ग्रोथ है वो 3-3, 4-4, 5-5 टाइम्स ज़्यादा म्यूटेशंस होके आगे आ रही हैं। तो ये जो लिमिटेशन है इस स्टडी की यही है कि हमें बताते नहीं कि कितने एक पेशेंट से कितना सामने आ सकती है और कितने बड़े लेवल पर ये सब कुछ हो रहा है, दैट वी स्टिल डोंट नो, बट इट डज गिव अस अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, टेल्स अस कि ये क्या हो सकता है जिसके कारण नए म्यूटेशंस आ रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स। फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे इस रविवार कुछ नए टॉपिक और एनालिसिस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।